जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इकोनॉमिक्स एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं। इकोनॉमिक्स के है ना, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है तो मैं सोचा कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। इससे पहले वीडियो में भी मैं क्वेश्चन लेकर आया था और ये जस्ट उसका ना बाद वाला पार्ट है। वो समझिए आपका आधा क्वेश्चन ही हुआ था। 50 क्वेश्चन का मैं बनाया था एक सेट, उसमें से 31 तक हम लोग गए थे। ये आगे का है ना। चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन बोलता है गिनी गुणांक किसका मापन करता है ना। क्या बोल रहा है कि गिनी गुणांक किसका मापन करता है, तो बताइए जी गिनी गुणांक मापन किसका करता है। तो आपको पता होगा, बताइए आप ही लोग। गिनी गुणांक मापन किसका करता है ना। तो गिनी गुणांक की अगर बात किया जाए तो वो मापन ऑप्शन दिया बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा या गरीबी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गरीबी। किसका मापन करता है गिनी गुणांक, गरीबी का मापन करता है। तो याद रखिएगा गिनी गुणांक मापन किसका करता है, गरीबी का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है किस वर्ष को भारत में 33 क्वेश्चन, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन ए महबूब उल हक, अमर्त्य सेन, रैगनर नरकशे, रघुराम राजन, है ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, किसने दिया है क्या चीज को, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रैगनर नरकशे। बाकी रघुराजन कौन है आप लोग जानते हो, रघुराम राजन। अमर्त्य सेन और महबूब उल हक, इन दोनों का संबंध HDI इंडेक्स से है ना, याद रखिएगा। अमर्त्य सेन को आप जानते हैं, नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। महबूब उल हक जो है ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है और इन दोनों का योगदान HDI इंडेक्स को बनाने में है, जनक में इसका नाम आता है। चलिए किस वर्ष को भारत में जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है। ऑप्शन ए है 1881, ऑप्शन बी है 1911, ऑप्शन सी यहाँ पर है 1921 और ऑप्शन डी यहाँ पर है 1951। ठीक है जी। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो गया 1921 और ऑप्शन डी क्या हो गया आपका 1951। तो याद रखिएगा जनसंख्या विभाजक वर्ष जो बोला जाता है भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वो है आपका डी 1921। मतलब 1921 से भारत में क्या हुआ है, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होना चालू हुई है। ठीक है, जनसंख्या मतलब 1921 से पहले क्या था, बढ़ती थी कम होती थी, बढ़ती थी कम होती थी, ऐसा डायलेमा था। लेकिन 1921 से क्या हुआ है, निरंतर बढ़ना चालू हुई है, धीमी गति से ही, लेकिन बढ़ना प्रारंभ हुआ है 1921 से। और 1951 से तो फिर एकदम बहुत फास्टली। इसलिए जनसंख्या विस्फोटक का शुरुआत वर्ष ये है, ये जनसंख्या विस्फोटक का शुरुआत वर्ष है भारत में। शुरुआत अगर पूछा जाए जनसंख्या विस्फोटक की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है, तब हम बोलेंगे 1951। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या विभाजक वर्ष किसे बोला जाता है, तो याद रखिएगा 1921। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार भारत की जनसंख्या को किस वर्ष तक स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है ना, याद रखिएगा 2000 में आया था। अब बोला जा रहा है कि किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन क्या दिया गया है 2025, बी बोला है 2035, सी बोला है 2045 और डी बोला है 2050। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर है आपका सी 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला बोल रहा है भारत की जीडीपी में बढ़ते क्रम में योगदान लिखिए। बढ़ते क्रम में किनका किनका योगदान है, मतलब सबसे पहले कम योगदान वाला, उसके बाद उससे बड़ा योगदान वाला, उससे बाद उससे बड़ा योगदान वाला। तो हम लोग जानते हैं कि भाई अगर भारत की जीडीपी की बात करें तो सबसे अधिक योगदान किसका है, सबसे अधिक योगदान बोला जाए तो सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का, इसको तृतीय क्षेत्र बोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद योगदान किसका है, तो विनिर्माण क्षेत्र का बोला जाता है, द्वितीय क्षेत्र का, और उसके बाद किसका है, तो कृषि क्षेत्र का या प्राथमिक क्षेत्र का। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर बढ़ते क्रम में बोलेंगे तो सबसे पहले कृषि क्षेत्र आएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र, और उसके बाद सेवा क्षेत्र। तो कृषि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र कौन सा है जी,
ये है आपका आंसर डी। याद रखिएगा, तो कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में पूछता, इसको अपोजिट कर देते। सबसे अधिक किसका योगदान है तो सेवा क्षेत्र का है, सबसे कम किसका है तो कृषि क्षेत्र का है। याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। वर्तमान में किस बैंक का एनपीए सबसे अधिक है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादनकारी संपत्ति। पढ़ाया हूं मैं क्लास में क्या होता है पूरा इसके बारे में, ठीक है, और इसको कम करने के लिए क्या क्या प्रयास किया जा रहा है वर्तमान में, वो सब भी मैं बताया हूँ। तो बोला जा रहा है कि भाई भारत में किस बैंक का एनपीए सबसे अधिक है? ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या कोई नहीं। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारतीय स्टेट बैंक। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति किसके सिफारिश पर करती है? तो याद रखिएगा ना, ये आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति है ना, ये करती है इसकी घोषणा। ठीक है, किसकी सिफारिश पे करती है? पहला लिखा है कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या कोई नहीं। तो इसका आंसर याद रखिएगा क्या है? कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की सिफारिश के आधार पर इसकी घोषणा की जाती है। अगला है, किस औद्योगिक नीति के तहत भारत में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण एवं निजीकरण को लागू किया गया? 1965 की औद्योगिक नीति, 1973 की औद्योगिक नीति, 1980 की औद्योगिक नीति और 1991 की औद्योगिक नीति। बताइए जी, है ना? तो आपको पता होगा। तो पहला बात तो है कि ये तो कोई औद्योगिक नीति है ही नहीं। 73 में आया है, 80 में आया है, 91 में आया, 65 में तो आया ही नहीं है, 48 में आया, देन 56 में आया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो औद्योगिक नीति है जिसके तहत क्या किया गया है, वैश्वीकरण एवं निजीकरण की स्थापना की गई है भारत में, वो क्या है? डी 1991, जिसको क्या बोला जाता है? डी नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है ना? पूरा भारत बदल गया है वैश्वीकरण के इफेक्ट में आके। तो मेन हमारा कौन सा है? वो डी है, नई आर्थिक नीति। इसी के तहत क्या किया गया? उदारीकरण, वैश्वीकरण या निजीकरण को लागू किया गया है। अगला बोला जा रहा है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का जीडीपी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है या योगदान है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का जो क्षेत्र है वो देखा जाए तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई कितना परसेंट योगदान है इनका जीडीपी में? क्या वो 5% है, क्या वो 8% है, क्या वो 15% है, क्या वो 20% है? तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। तो याद रखिएगा उसका योगदान कितना है? बी 8%। तो जीडीपी में कितना योगदान है? तो बोला जा रहा है कितना जी? 1% योगदान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना। बताइए जी आंसर क्या होगा? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के काल में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है जी, चलिए जब किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 6 माह तक मुद्रा संकुचन की स्थिति बनी रहती है तब उस स्थिति को कहते हैं। मुद्रा संकुचन की स्थिति लगातार कंटिन्यू किसी अर्थव्यवस्था में 2 तिमाही तक या 6 माह तक बनी रहती है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? क्या उसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, क्या उसको महामंदी बोलते हैं, क्या उसको मंदी बोला जाता है, या फिर क्या उसको मुद्रा अपस्फीति कहा जाता है ना? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो याद रखिए, जब कंटिन्यू बना रहता है 6 माह तक, 2 तिमाही तक, तब उसको बोल दिया जाता है क्या? मंदी। क्या बोला जाता है? मंदी, रिसेशन। और यही मंदी जब 4 से 5 वर्षों तक बनी रहती है तब उसको हम क्या बोल देते हैं? महामंदी। तो फिलहाल 2 तिमाही तक यदि मुद्रा संकुचन की स्थिति है तब वह स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए क्या कहलाती है? मंदी या रिसेशन कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
भारत में आईपीओ के माध्यम से किस कंपनी ने सबसे ज्यादा पूंजी इकट्ठा किया है? आईपीओ शेयर मार्केट में मैं आप लोग को बता चुका हूँ क्या होता है ना, जब कोई कंपनी प्रथम बार शेयर जारी करती है, प्रथम बार अपने आप को सूचीबद्ध करके, तब वो किस माध्यम से करती है? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर करके। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि भारत में अभी तक किस कंपनी ने इसके माध्यम से सर्वाधिक पूंजी इकट्ठा किया है? अब ऑप्शन आपके सामने क्या है? आईपीओ के माध्यम से ना फर्स्ट बार बोला क्या जा रहा है? टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, कोल इंडिया कंपनी या अडानी कंपनी। तो याद रखिएगा इसका आंसर है आपका CIL, ऑप्शन सी, कोल इंडिया कंपनी या कोल इंडिया लिमिटेड। CIL मीन्स क्या? लिमिटेड, और यहाँ बस मैं लिख दिया हूँ कोल इंडिया कंपनी करके। तो याद रखिएगा सर्वाधिक पैसा आईपीओ के माध्यम से जो जुटाई है वो कौन है? आपकी कोल इंडिया कंपनी। और वैश्विक स्तर पे तो याद रखिएगा, बताया हूँ मैं, वैश्विक स्तर पर चीन की अलीबाबा कंपनी को ये दर्जा प्राप्त है आईपीओ के माध्यम से सर्वाधिक पैसा इकट्ठा करने का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कर किसी देश के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है? मतलब कर के माध्यम से व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को कंट्रोल करने का एक टूल, इंपॉर्टेंट टूल है। कौन है इसमें से? आयकर, बी बोला जा रहा है वस्तु एवं सेवा कर GST, तीसरा बोला जा रहा है कॉर्पोरेट टैक्स, निगम टैक्स है ना, निगम कर, या चौथा बोला जा रहा है आयात एवं निर्यात कर, है ना। तो ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा आयकर का संबंध तो व्यापार से नहीं है, वस्तु एवं सेवा का है, लेकिन इसका इंटरनल व्यापार से है, देश के अंदर जो हो रहा है उससे। निगम कर का संबंध उद्योगों से, कॉरपोरेट से है। यहाँ पर है ये जो आयकर और निर्यात कर, आयात कर और निर्यात कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आयात कर को बढ़ा देते हैं तो आयात महंगा हो जाता है, निर्यात कर को बढ़ा देंगे तो निर्यात महंगा हो जाएगा, है ना। तो इससे कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, किसी भी देश में व्यापार को कंट्रोल करती है, किससे? आयात और निर्यात कर से। अगला बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व व्यय नहीं है? बजट से क्वेश्चन है ये, राजस्व व्यय नहीं है। तो आपको पता होगा राजस्व व्यय मैं बताया हूँ, जिससे ना ही कोई संपत्ति का निर्माण होता है और ना ही देयता में कमी आती है, जिसको सरकार को करना जरूरी होता है। दैनिक उपभोग व्यय बोला जाता है इसको। अब यहाँ पर ऑप्शन है वेतन पर व्यय, पेंशन पर व्यय, छात्रवृत्ति पर व्यय और रक्षा उपकरणों के खरीदी पर व्यय। और पूछा क्या गया है? नहीं है, बोला जा रहा है नहीं है। तो भाई वेतन पर व्यय कर रहे हैं, कोई संपत्ति का निर्माण होता है? नहीं होता है। देयता में कमी आती है? नहीं आती है। पेंशन, ना ही संपत्ति का निर्माण हो, ना ही देयता में कमी आ रही। छात्रवृत्ति पर दे रही है सरकार, उससे भी संपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा, ना ही देयता में कमी आ रही है। हाँ, रक्षा उपकरणों की खरीदी पर व्यय, तो इसमें क्या होता है? देयता में कमी, सॉरी, संपत्ति का निर्माण होता है इससे। भाई रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है? मान लो टैंक वगैरह खरीद रही है, लड़ाकू विमान खरीद रही है, राफेल वगैरह लेकर आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है? सरकार के लिए संपत्ति सृजित हो रही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी, रक्षा उपकरणों पर व्यय। सब मैं पढ़ाया हूँ अच्छे से आप लोग को, है ना। पूरा बजट राजकोषीय घाटा बहुत बेहतर ढंग से पढ़ा है। बोला जा रहा है 46 में, अर्थोपाय अग्रिम की राशि वेज एंड मीन्स एडवांस RBI के द्वारा किसको प्रदान की जाती है? मतलब ये राशि RBI देता है, किसको देता है? बोला जा रहा है वाणिज्यिक बैंकों को, नाबार्ड को, सेबी को या फिर केंद्र सरकार को। किसको देता है RBI यह पैसा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका होगा क्या? केंद्र सरकार को, डी। आपको पता होगा, मैं बताया हूँ, जब सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है तो पहले क्या करती थे? पहले RBI नोट छाप कर दे देता था, जिसको बोला जाता था हीनार्थ प्रबंधन। लेकिन इस हीनार्थ प्रबंधन की व्यवस्था को बंद करके वेज एंड मीन्स एडवांस की व्यवस्था लाई गई, जिसके तहत रेपो रेट के दर पर RBI केंद्र सरकार को क्या देता है? पैसा देता है ना। चलिए ठीक, अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। संशोधित FRBM एक्ट के तहत राजकोषीय घाटे को कम करके जीडीपी के अनुपात में कहां तक लाना है? ठीक, जीडीपी के अनुपात में कहां तक लाना है?
संशोधित FRBM एक्ट, FRBM एक्ट नहीं, FRBM एक्ट तो 2003-4 में आया था, 3 में आया था, 4 में लागू किया गया है। बोला गया है संशोधित FRBM एक्ट के तहत राजकोषीय घाटे को कम करके GDP के अनुपात में कहाँ तक लाने का लक्ष्य रखा गया है? 3.5%, B 3%, C 2% और D है 2.5%। तो याद रखिएगा यह आपका है 2.5%। कहाँ तक लेकर आना है? 2.5% तक GDP के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है राजकोषीय नीति को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? जो राजकोषीय नीति बनती है उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए है आपका RBI, बी है आपका मंत्रिपरिषद की, सी है आपका वित्त मंत्रालय की और डी है आपका कोई नहीं। बताइए जी क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका क्या कहलाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है राजकोषीय नीति को क्या करना? लागू करना। और राजकोषीय नीति क्या है? वह सभी नीतियां जिसके अंतर्गत सरकार क्या करती है? अपने वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास करती है, मजबूत बनाती है, उसी को क्या बोल दिया जाता है? राजकोषीय नीति। है ना, पढ़ा हूं मैं सब कुछ। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है किस वित्त मंत्री ने सबसे ज्यादा बार आम बजट पेश किया है? R.K. षणमुखम, मोरारजी देसाई, अरुण जेटली, मनमोहन सिंह। क्या होगा आंसर? सबसे ज्यादा बार आम बजट पेश किया है ना जी। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या है आपका? बी मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है सरकार के द्वारा किस वर्ष से बजट घाटे को, ये घाटे नहीं है घाटे है, बजट घाटे को शून्य मान लिया गया है? बताइए जी, सरकार के द्वारा बजट घाटे को शून्य मान लिया गया है। बोला गया भाई बजट घाटे से मतलब नहीं है, हमारा मेन फोकस किस पे होगा? राजकोषीय घाटे पे। उसको टारगेट करके काम करो, राजकोषीय घाटे को, बजट घाटे को नहीं। तो बजट घाटे को शून्य मान लिया गया। कब से ऐसा किया गया है? 1991 से, 1995 से, 1996 से या 1997 से? है ना, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1997। ठीक है जी। तो ये आपका दो पार्ट में, इससे पहले भी मैं एक वीडियो लेकर आया था और अभी एक लेके आया। 50 क्वेश्चन का MCQ इकोनॉमिक्स से तैयार हुआ जो लेवल 1 का है। फिर से मैं लेकर आऊँगा आपके लिए क्वेश्चन 15 स्लाइड में। जितना क्वेश्चन आएगा 15 स्लाइड में मैं लेके आऊँगा। 15 ही क्वेश्चन आएंगे क्योंकि वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। कोट वाला रहेगा, एक स्लाइड में मे भी एक ही क्वेश्चन आए, फिर भी लेके आएंगे, 2-4 बार लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो उसका लेवल थोड़ा सा ना ऊपर रहेगा। मैं लेके आऊँगा तब आप लोग देखिएगा उसका लेवल और परखिएगा अपने आप को कितना आप सॉल्व कर सकते हो। याद रखिएगा चैलेंजिंग क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, सेकंड लेवल के क्वेश्चन के साथ। ठीक है।